नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारी बेटी रूपम मौर्य का दूसरा परिनिर्वाण दिवस है और आज ही देश में एक ऐसी रेलवे दुर्घटना हुई है जैसी कि आज तक कभी ही हुई हो। 1981 में ऐसी दुर्घटना हुई थी, बीभत्स दुर्घटना। उसके बाद आज ऐसी दुर्घटना हुई है, कल शाम को हुई है, जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, उसमें 500 लोग बुरी तरह से घायल हैं जिन्हें कि बचने की उम्मीद नहीं है और 300 से ज़्यादा लोग अभी तक काल कवलित हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। इस हादसे के प्रति हमारा देश क्षुब्ध है, निराश है, परेशान है। मातम का दिन मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में तो राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज का दिन मातम का दिन है, राष्ट्र के लिए भी, हमारे लिए भी। मेरी बेटी की दूसरी पुण्यतिथि 2 जून 2021 में मेरी बेटी मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से काल कवलित हुई थी। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन बेटी की यादें कम नहीं हो रही हैं। बेटी की बाल लीला से लेकर के युवा होने तक की सारी गतिविधियां हमारे जेहन में दर्ज हैं और बेटी हमारे लिए मरी नहीं है, परिनिर्वाण नहीं प्राप्त की है, बल्कि हमारे दिल दिमाग में, हमारे सीने में अभी वो जिंदा है। बेटी से हम तादाद में स्थापित किए हुए हैं। तादाद में स्थापित करने का मतलब होता है उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक दूसरे से मिली हुई है। मेरे खून में, मेरे नस नस में, मेरे सीने में, मेरे दिल में, दिमाग में, हर जगह रूपम मिल जाएगी आपको। तो साथियों, आज मातम के दिन पर राष्ट्र के सामने जो मुसीबत आई है, जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं, वैसे ये 300 के आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविकता क्या है? 3 ट्रेनें टकराई हैं आपस में। 3 ट्रेनों में कितने लोग होते हैं और जब ट्रेन पलट जाती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में कितनी मौतें हो सकती हैं? सरकार तो कुछ आंकड़े छिपाती ही है। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, आंकड़े छिपाने में माहिर होती है। कोरोना वायरस के भी आंकड़े छिपाए गए थे। WHO कहता है कि 47 लाख से ज़्यादा मौतें भारत में हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, पहली और दूसरी लहर में। लेकिन भारत सरकार कहती है कि 5.5 लाख मौतें हुई हैं। उसी तरह से क्या पता कि ट्रेन हादसे में कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन जो भी मौतें हुई हैं ये मानवीय भूल का नतीजा है। आजकल ट्रेनें विज्ञान के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार उन्हें एक्सीडेंट से मुक्त बनाया जा सकता है। कवच कुंडल आ गया है उनका और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। होना चाहिए। जान माल की रक्षा करनी है तो होना चाहिए नई टेक्नोलॉजी से लैस, ताकि एक्सीडेंट होने के पहले ही वो टेक्नोलॉजी संभाल ले ट्रेन को और मौतें होने से बच जाए। लेकिन भारत सरकार में जो लोग आज बैठे हुए हैं, इन्हें मौतों से कोई गम नहीं है। चाहे वो कोरोना वायरस की मौतें हों, चाहे वो हादसे की मौतें हों, रोड पर
एक्सीडेंट की मौतें हों, ट्रेन हादसे हों, जो सरकार और सरकार के लोग और हिंदू संगठन नरसंहार की बातें करते हैं, जो हिंदू संगठन और हिंदू एक बलात्कारी को जेल से रिहा करते हैं, ऐसा बलात्कारी जिसने बलात्कार तो किया ही, परिवार के सदस्यों को, बिल्किस बानो की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो मौत के घाट उतारने वाले को बचाने के लिए ये सरकार काम करती है, अपने लोगों को बचाने के लिए काम करती है। अपने लोगों में ब्रजभूषण शरण सिंह भी आ जाते हैं, जिन्होंने कि राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों, वैश्विक स्तर के खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है, यौन शोषण किया है। आज हमारी सरकार उसको भी बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। तो जो सत्ता आज देश में काम कर रही है, इसके समय में अपराध रोकने के लिए, इसके समय में नरसंहार रोकने के लिए, इसके समय में रेल हादसे रोकने के लिए उम्मीद करना व्यर्थ है। जो सरकार देश को बेच रही है, जो सरकार गोडसे का महिमा मंडन कर रही है, जो सरकार गांधी जी के हत्यारे सावरकर और गोडसे की पूजा कर रही है, उनकी मंदिर बना रही है, जो सरकार धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करती है, संविधान को रौंद रही है, लोकतंत्र को रौंद रही है, ऐसी सरकार को रखना है या हटाना है, इसका फैसला इस देश के 90 करोड़ लोगों को करना है। तो साथियों, हमारी बेटी फैशन टेक्नोलॉजी की प्रोफेशनल थी। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इसने कंप्लीट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से, और इंटर्नशिप भी इसका कंप्लीट हो गया था यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी वस्त्र निर्माता कंपनी है। इसमें इसने इंटर्नशिप भी किया था और नौकरी मिलने ही वाली थी इसे। उसी समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई। 25 अप्रैल को नौकरी के लिए हमारी बेटी का इंटरव्यू था बंगलोर में, और रेलवे नहीं, वायुयान की टिकट भी बुक करा दी गई थी। 3,500 रुपये लगे थे, 1 महीने पहले से ही बुक करा दिया गया था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इंटरव्यू स्थगित हो गया और हमारी बेटी इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। राष्ट्रीय स्तर की आपदा थी और उस आपदा में 47 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। जो लोग मारे गए उनमें एक बेटी का पिता मैं हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जैसे तमाम परिजन, तमाम माँ बाप हैं जिन्होंने कि कोरोना के काल में अपने बेटे और बेटी को गंवाया है, अपने बाप को, माँ को, बहन को गंवाया है, और उनके साथ हमारी संवेदना शुरू से रही है, आज भी है और हमेशा रहेगी। रेल हादसे में आज मारे गए लोगों के प्रति भी हमारी संवेदना है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। तथागत बुद्ध अपनी शरण में लेकर उन्हें करुणा प्रदान करें, उन्हें शांति प्रदान करें, और नियति के क्रूर हाथों ने जो छीन लिया है हमसे रेल हादसे में हमारे देशवासियों को, उनके प्रति हमारी अति संवेदना हमें हमेशा रहेगी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो साथियों, हमारी बेटी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, रूपम मौर्य। इसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, स्केच बहुत अच्छी थी, पेंटिंग बहुत अच्छी थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी, और इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इंग्लिश में इसने 12वीं क्लास में 99% नंबर प्राप्त किया था 2016 में। इतने अच्छे अंक पाने के बाद हमारी बेटी का स्कूल प्रशासन ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम अखबारों में विज्ञापन दिया था। न सिर्फ हमारी बेटी का बल्कि अन्य बच्चे जो टॉप किए थे, अच्छे अंक प्राप्त किए थे। हमारी बेटी अखबारों में छा गई। हमारी बेटी टेक्नोलॉजी
वस्त्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छा गई, वहाँ पर भी इसे अच्छी रैंकिंग मिली है, अच्छे नंबर मिले हैं। और वहाँ के डायरेक्टर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने जिस तरह से हमारी बेटी की सराहना की है और इसके कार्यों की सराहना की है, इसकी पढ़ाई की, इसकी परफॉर्मेंस की सराहना की है, उसे सुन करके मैं गदगद हो गया था। 25 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट 25 मार्च था। 25 मार्च 2022 को इसकी डिग्री लेने के लिए मैं कांगड़ा गया था। कांगड़ा से इसने पढ़ाई की थी फैशन टेक्नोलॉजी की। वहाँ पर डायरेक्टर और इसके साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, सहपाठिनी सहपाठी, हर कोई हम मिले हमसे और सब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई, सबसे मैं रूबरू हुआ। और उसमें से एक बेटी निकल कर के आई और कहती है, अंकल आप हमें ही रूपम समझ लीजिए और आप रूपम की यादों में खोए मत रहिए, चिंता नहीं कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने कहा बेटा तुम ही नहीं बल्कि जितने बच्चे हैं सब हमारे बेटे हैं, सब हमारे बच्चे हैं और सबके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सभी लोग जो काम बेटी हमारी करने वाली थी वही काम करने जा रहे हो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का नाम रोशन कीजिए, निफ्ट का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और इस कैरियर में भविष्य बनाइए और ऊंचाइयों तक जाइए। तो साथियों, बचपन से लेकर के मृत्यु तक मेरी बेटी जिस रूप में हमसे जुड़ी रही और जिस रूप में मैंने इसे प्यार दिया वैसा संभव नहीं था। तीसरी क्लास में पढ़ती थी जब मेरा तलाक हो गया था। बेटी को मैं दे नहीं सकता था और बेटी को छोड़ करके वो चली गई। उसके बाद से मैं बेटी का बाप भी और माँ भी बन गया था। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी की प्रॉब्लम, एक बेटी की निजी समस्याएं उसकी माँ ही सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन मैंने सॉल्व किया एक बाप की हैसियत से। वो चाहे कोई बीमारी हो, औरत जन्य या फिर पीरियड्स हों, हर रूप में मैंने उसका साथ दिया और एक बाप की भूमिका अदा किया, एक माँ की भी भूमिका अदा किया। उसने एक डायरी लिखी थी मेरे लिए, मेरे बर्थडे पर 2018 में प्रेजेंट किया था मुझे। उसमें उसने अपने मन की बात लिखी थी, पापा आप मेरे माँ हो, आप मेरे बाप भी हो और आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उतना कोई बाप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकता। आप खुदा भी हो मेरे लिए, आप हमारे लिए बाप भी हो, हमारे लिए भगवान भी हो, हमारे सब कुछ हो। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी अभी तक, लेकिन पापा मैं करूँगी ज़रूर आपके लिए और पितृ ऋण से मैं ज़रूर ऋण होंगी। और जो एक बेटा अपने बाप के लिए करता है शायद उससे भी बढ़ कर के मैं आपके लिए करूँगी। मैं जहाँ भी रहूँगी, देश में रहूँगी, विदेश में रहूँगी। पासपोर्ट बनवा लिया था उसने 2019 में कि पापा हमें सिंगापुर जाना है या अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है, उसके लिए हम पहले से ही पासपोर्ट बनवा करके रखेंगे। 2019 में ही पासपोर्ट बनवा लिया था। बोली पापा हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप हमारे साथ रहेंगे। इंडिया में अगर मान लीजिए हम मुंबई में रहते हैं, बंगलोर में रहते हैं जो कि वस्त्र के हब हैं, वहाँ पर मिल है, फैक्ट्रियाँ हैं, टेक्नोलॉजी इतना आगे वस्त्र की बढ़ चुकी है कि कहीं भी मैं रह सकती हूँ, लेकिन जहाँ रहूँगी आपको साथ रखूँ और आपके नाम से मैं कंपनी बनाऊँगी और आप को खुश रखने के लिए आप जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उससे कहीं ज़्यादा मैं आपके लिए करना चाहती। लेकिन बेटी का ये सपना धरा का धरा रह गया, हमारा सपना भी धरा का धरा रह गया कि मैं बेटी की पढ़ाई तो कर दिया पीएनबी से लोन लेकर के और इंटर्नशिप भी करा दिया, लेकिन जब नौकरी का टाइम आया तो नियति के क्रूर हाथों ने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। एक बहुत बड़ा हादसा हमारी लाइफ में, शायद इतना बड़ा हादसा कभी नहीं आया।
पिताजी की मौत के समय जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब भी पिताजी के मौत का गम का हादसा रहा हमारे दिल दिमाग में। लेकिन उससे कहीं बड़ा हादसा बेटी के जाने के बाद हमारी लाइफ में हुआ, और उस हादसे से मैं इतना अधिक परेशान, हताश और निराश हुआ कि उबर नहीं पाया। इसी बीच हमारे एक दोस्त शोभनाथ मौर्य की बेटी ने आकर के रूपम की तरह मेरी बेटी बनी और पढ़ाई लिखाई कर रही है। और हम सोचते हैं कि जो मैं रूपम के लिए नहीं कर सका, वही इस बेटी के लिए करूं और इसे आगे बढ़ाऊं रूपम समझ करके। हमारे साथ प्रियंका रह रही है, पढ़ाई कर रही है, कंप्यूटर कोर्स कर रही है, जॉब सर्च कर रही है, लॉ भी करना चाहती है, कराएंगे। और रूपम की जगह कितना ले पाएगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होने पाएगी। रूपम के गम को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। रूपम बायोलॉजिकल बेटी थी, डॉटर थी, और आज भी वो सपनों में आती है और फ़ोन पर भी बातें करती है सपनों में। हमारे पड़ोसी MA निर्मल से भी बातें करती है फ़ोन पर। उन्होंने एक दिन बताया कि मौर्य जी, आपकी बेटी रूपम सपने में मिली थी, फ़ोन पर बात कर रही थी, आपके बारे में पूछ रही थी, आपकी दवाई के बारे में, आपके इंसुलिन के बारे में पूछ रही थी, और बोली कि पापा का ध्यान रखना अंकल, पापा को देखने वाला कोई नहीं है। हमें लगता है कि जैसे रूपम हमारे आसपास कहीं निराकार रूप में हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है। उसके गमों से मैं पीड़ित हूँ, उसके गमों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और वो ये सब देख रही। उसी ने कहा था, पापा प्रियंका दीदी को बुला लीजिएगा। जब उसे कोरोना हो गया था और उसे पता चला कि वो नहीं रहेगी, तो उसी ने कहा था, पापा प्रियंका दीदी को बुला लीजिएगा जौनपुर से। उसकी सहेली थी, सोशल मीडिया पर मिली थी। मैं बेटी की अंतिम इच्छा पूरी किया, सो जौनपुर गया, उसके फादर से मिला, बातचीत किया, उनको सारी बातें बताया, राज़ी हो गए। उन्होंने बेटी को ला करके खुद छोड़ा हमारे घर पर, और कंप्यूटर कोर्स वगैरह कराने की बात हुई, और वो कर रही है, जॉब सर्च कर रही है, आगे बढ़ेगी ज़रूर। तो साथियों, बेटी हमारी हमसे अभी भी मिलती है। हमारी नज़रों में हमारी बेटी जिंदा है, और हमेशा ज़िंदा रहेगी जब तक मैं जीवित रहूँगा। हमारी नस नस में समाई हुई है, हमारे दिल में, दिमाग में हमेशा है, कभी नहीं भूलती है। और ऐसी बेटी सबको मिले, और वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करे, आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करे, राष्ट्र का नाम रोशन करें, और अपने भविष्य को चमकाए। देश की, दुनिया की सभी बेटियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो बाप आपके लिए रात दिन एक कर देता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, परवरिश करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसे कभी नहीं भूलिएगा। और माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं होता है। मैं तो समझता हूँ कि माँ बाप से बड़ा ईश्वर भी नहीं होता है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तथागत बुद्ध का संदेश है कि इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ईश्वर नहीं है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक हूँ। आत्मा परमात्मा को भी नहीं मानता। मैंने कभी कामना नहीं किया कि हमारी बेटी को स्वर्ग मिले। स्वर्ग होता ही नहीं है तो मिलेगा क्या। और अपने लिए भी कभी कामना नहीं किया है कि हमें स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले। तथागत बुद्ध ने जिस विचारधारा को दुनिया को बताया है, उसी विचारधारा से हम जी रहे हैं, और उसी विचारधारा से प्रेरणा लेकर के आज हम जीवित हैं। वरना हम अपनी बेटी के गम में कब के काल कौलित हो चुके होते। बहुत बहुत धन्यवाद।